आज की बड़ी खबर आपको बताएं उत्तर प्रदेश में किस तरह से एनकाउंटर को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन उससे पहले आपको देश की राजधानी दिल्ली की यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। वेस्ट दिल्ली की हरिनगर की तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाते हैं। बीजेपी नेता के घर के सामने से चोरों ने सेंधमारी की और इतना ही नहीं, कार लेकर उड़ गए। ये देखिए, दो शख्स बाइक से आते हैं, उसमें एक शख्स कार के अंदर बैठता है। कार के अंदर बैठने के बाद गाड़ी स्टार्ट होती है। सुबह 4 बजे की यह तस्वीर हर कोई देखकर हैरान है। जरा इसमें लोकेशन लगा दीजिए दिल्ली हरिनगर का। ये जो तस्वीर सामने आई है, इसमें दो चोर बड़े आराम से देश की राजधानी दिल्ली में कार चुराते नजर आ रहे हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि चोरों ने पीछे का दरवाजा काटकर रास्ता बनाया था। हालांकि तस्वीर आप देख सकते हैं, गली में कार खड़ी है, दो लोग आते हैं। जरा तस्वीर आप वॉल पे आपको दिखाते हैं, फुल स्क्रीन तस्वीर लेकर आइए बिग वॉल पर। किस तरह से दो लोग बड़ी आसानी से कार चुराते नजर आ रहे हैं। और देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर जिसने देखी वो हर कोई हैरान है। एक बार फिर से आप तस्वीर देखिए, स्कूटी पर सवार होकर दो लोग आते हैं और दो लोग किस तरह से बड़ी तसल्ली से कार को चुराते हैं और निकल जाते हैं। तड़के 4 बजे की यह तस्वीर है, मैं आपको बता रहा हूं। जब देश की राजधानी में चोर इतने बेखौफ हैं, इतने आजाद हैं कि आराम से कहीं से भी वो गाड़ी चुरा कर निकल सकते हैं, जा सकते हैं, तो फिर सोचिए कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। तस्वीर आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जल्दी से रजनीश से जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। रजनीश, दिल्ली के बीचों बीच हरिनगर से कार चोरी की इस घटना ने सबको चौंका दिया है। पूरी खबर क्या है? क्या चोरों के बारे में कुछ पता चल पाया? देखिए विवेक, ये आज सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास वेस्ट दिल्ली के हरिनगर में रविंद्र चड्ढा, जो लोकल बीजेपी नेता है, उनके घर के अंदर दाखिल हुए। पूरे घर को उन्होंने खंगाल दिया और घर के अंदर से नकदी, ज्वेलरी और जो उनके हाथ लगा वो लेके वो चले गए। उसके बाद रविंद्र जो चड्ढा के पिछला गेट को काटकर वो अंदर घुसे थे और जब वो उसी गेट। ठीक है रजनीश, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आ रही है यूएन महासभा से, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं यूएन महासभा को। आइए सुनते हैं। साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यूएन महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए और यूएन महासभा में संबोधित करते हुए, यूएन महासभा में जब वो संबोधित कर रहे हैं लोगों को, तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें मानव कल्याण को सुनिश्चित करना होगा। और देश की आर्थिक तरक्की के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने बात करते हुए नजर आ रहे हैं। समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम मोदी का यह संबोधन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तरक्की, देश की आर्थिक नीति और देश के उस पहलू के बारे में बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में विख्यात है। देश ने किस तरह से गरीबी को पीछे छोड़कर आगे बढ़कर तरक्की के रास्ते को अख्तियार किया। प्रधानमंत्री के संबोधन पर हमारी नजर आएगी। लेकिन अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आज फिर एक एनकाउंटर हो गया, जिसे लेकर एक बार फिर से जाति का मुद्दा गूंजने लगा। सुल्तानपुर में पिछले महीने हुई सराफा कारोबारी के यहां डकैती की वारदात में पुलिस और एसटीएफ लगातार एक्शन में है। अब आपको डकैती की तस्वीर दिखाते हैं, जिसके बाद लगातार एक्शन हो रहे हैं। पहले जौनपुर के मंगेश यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, तो अब उन्नाव में एसटीएफ ने एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया। इस एनकाउंटर पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस बार विपक्ष की तरफ से जाति को लेकर कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि एनकाउंटर को ही सवालों के घेरे में लाया जा रहा है। एक्शन पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। असल में एसटीएफ को खबर मिली थी कि सुल्तानपुर डकैती मामले में
एक आरोपी अनुज प्रताप उन्नाव में छिपा हुआ है। डकैती का सीसीटीवी विजुअल भी आपको जल्दी से दिखाते हैं। जिस डकैती को अंजाम दिया गया था उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में, और उसके बाद एसटीएफ की यह कार्रवाई, यूपी पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई। इस पर एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए इसे दबोचने की कोशिश की, लेकिन कहा जा रहा है कि अनुज सिंह भागने की कोशिश करने लगा। एसटीएफ पर फायरिंग भी कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने गोली चलाई तो उसके सिर में गोली जा लगी। यह उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब यह एनकाउंटर चल रहा था। हालांकि गोली लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले में उन्नाव पुलिस ने बयान जारी करते हुए क्या कहा है, और इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी उन्नाव दीपक भूकर ने बताया कि उसके मुताबिक यह एनकाउंटर जिले के अचलगंज इलाके के कुलूहागढ़ गांव में हुआ। आरोपी अनुज ने जब फायर किया तो एक गोली हेड कांस्टेबल की बुलेट प्रूफ जैकेट में धंस गई थी। पुलिस ने यहां 2 पिस्टल, 7 खोखे और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने कुछ जेवर बरामद होने का भी दावा किया है। आज दिनांक 23/9/24 को अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। इस बदमाश के विरुद्ध पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जो मौके से है उसमें 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बैग बरामद हुआ है जिसमें चांदी की जो ज्वेलरी है वो मौजूद थी, और मौके से ही एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद हुई है। इसमें अचलगंज पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी पुलिस के इस एनकाउंटर में मारे गए अनुज प्रताप के पिता ने भी सवाल उठाए। अनुज के पिता धर्मराज का यह सवाल विपक्ष और सरकार से दोनों से है। विपक्ष से सवाल इसलिए क्योंकि एनकाउंटर के आरोपियों की जाति देख रहा है, उस आधार पर सरकार की कार्रवाई को सही गलत ठहरा रहा है। तो इस सरकार से सवाल इसलिए कि सरकार बड़े अपराधियों को नहीं छुपा रही है और महज 2-4 अपराध के दर्ज वाले लोगों पर एनकाउंटर कर दे रही है। क्या कहा है अनुज के पिता ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी इस विषय में नहीं। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिहाज से एनकाउंटर जैसी पॉलिसी को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। हालांकि सवालों को जब विपक्ष उठाता है, इसमें एक सियासत का बारीक एंगल भी छिपा होता है। सरकारें कोई भी हो, एनकाउंटर होते रहे, फिर चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, एसपी की सरकार रही हो, बीएसपी की सरकार रही हो, हर किसी के राज में एनकाउंटर हुए और सवाल भी उठे। सवाल इस बार भी उठ रहे हैं। अब अनुज का एनकाउंटर हुआ है, हालांकि इस बार विपक्ष ने अपने सवालों का दायरा बढ़ा दिया। अब इसे महज जाति का मुद्दा नहीं, प्रदेश के भविष्य और निवेश का मुद्दा बना दिया गया है। अखिलेश यादव का ट्वीट तो कम से कम यही बता रहा है। अखिलेश यादव ट्वीट कर लिखते हैं, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर से कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं जिससे उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ना हो। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता है वही भविष्य बिगाड़ते हैं, निंदनीय। यह है अखिलेश यादव का ट्वीट। अब अखिलेश यादव के इस बयान पर सरकार की तरफ से जवाब भी आया। प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए जाति से एनकाउंटर को जोड़ने पर सवाल उठाया और यह भी बताया कि इस तरह के मामलों पर राजनीति करना एक छिछली कोशिश है। गुंडा है, माफिया है, लोगों का दमन करता है, महिला को उत्पीड़न करता है और खास तौर से पुलिस पर गोलीबारी करता है। जिन जिन लोगों ने पुलिस पर हमलावर होकर गोलीबारी करने का काम किया तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है। अब जवाबी कार्रवाई में कोई घटना हुई होगी तो घटना स्वाभाविक है। ये यादव का विषय है, अनुज प्रताप का विषय। जो गुंडा है वो किसी भी जाति वर्ग का हो, उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई जाति के आधार पर नहीं होती है, कार्रवाई गुंडे के आधार पर होती है और जो गुंडा होगा उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, समाजवादी पार्टी आखिर क्या चाहती है वो खुद कंफ्यूज है। अगर उत्तर प्रदेश को हम अपराध मुक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं, इस बात से समाजवादी पार्टी को परेशानी है।
उत्तर प्रदेश को हम दंगा मुक्त बनाने के लिए काम करें, इस बात से समाजवादी पार्टी को परेशानी है। उत्तर प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, इस बात से भी समाजवादी पार्टी परेशान है। असल में समाजवादी पार्टी का केवल मूल एजेंडा जनता को मूल मुद्दों से भटकाना है। वहीं इस मामले में सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें यह बताया गया कि प्रदेश की सरकार जनता को सुरक्षित वातावरण मुहैया कराने के लिए तत्पर है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष अपराध में भी आरोप लगाया कि विपक्ष अपराध में भी जाति और धर्म ढूंढने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार न्याय के सिद्धांत पर काम करती है। उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए राजधर्म सर्वोपरि है। जनता को सुरक्षा देना, भयमुक्त वातावरण देना, अपराधियों पर लगाम लगाना, अपराध का समूल विनाश करना, यह उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल बैठे हुए हैं, उनको जनता की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। वो अपराध में सिर्फ जाति और जमात ढूंढने का काम करते हैं। लेकिन क्या वाकई उत्तर प्रदेश में जाति देकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं? अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब यूपी सरकार को लेकर आई कई मीडिया रिपोर्ट्स में यूपी में हो रहे एनकाउंटर्स का जातिवार ब्यौरा दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि किस जाति के कितने अपराधियों को पुलिस की गोलियों ने अपना निशाना बनाया है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि साल 2017 से लेकर 2023 तक प्रदेश में कुल 183 अपराधी मारे गए हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो एनकाउंटर में मारे गए 183 अपराधियों में 61 मुस्लिम हैं, 18 ब्राह्मण हैं, 16 ठाकुर हैं, 15 जाट और गुर्जर हैं, 14 यादव हैं, 13 दलित हैं, 3 आदिवासी हैं, 2 सिख, 7 ओबीसी और 34 अन्य कैटेगरी के अपराधी मारे गए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 से अगस्त 2024 तक हुए एनकाउंटर में 207 अपराधी मारे गए। सिर्फ यूपी एसटीएफ ने मई 2023 से 5 सितंबर 2024 तक मुठभेड़ में 9 अपराधियों को मार गिराया। इससे साफ होता है कि अपराध और अपराधियों को देखकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। हालांकि हर एनकाउंटर के बाद एक न्यायिक जांच बिठाई जाती है, जिसका सामना पुलिस को और पुलिस अधिकारियों को करना पड़ता है, और न्यायिक जांच में हर एंगल से उस मामले की तफ्तीश की जाती है। और पुलिस के जवानों पर इस तरह से राजनीति करना, इस तरह से सवाल उठाना और राजनीतिक विषय में घसीटना कहीं से जायज नजर नहीं आता है। लेकिन फिर भी इस तरह के मामलों को लेकर राजनीति होती रहेगी, क्योंकि यूपी में जाति आधारित राजनीति ही राजनीतिक पार्टियों का डीएनए नजर आता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। 5 जून 2023 उसके बाद ट्रेनों को पलटाने की साजिश जो शुरू हुई वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अगस्त के महीने में ऐसी घटनाएं यूपी से लेकर राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, हर राज्य में देखने को मिली, जिसके बाद इन हादसों की जांच हर एंगल से की जा रही है। जांच के लिए पुलिस के साथ साथ रेलवे और एनआईए तक लगी हुई है, लेकिन कोई ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिर ट्रेनों को डीरेल करने की साजिश के पीछे कौन है। रेलवे ट्रैक पर पत्थर, डेटोनेटर, गैस सिलेंडर्स, बारूद कौन रख रहा है। लेकिन अब इसमें धीरे धीरे सुराग मिलने लग गए। अब गिरफ्तारियां भी होने लग गई है। 18 सितंबर को एमपी के बुरहानपुर में आर्मी ट्रेन को डीरेल करने के लिए डेटोनेटर लगाए गए। 20 सितंबर को गुजरात के सूरत में ट्रैक की कीज और फिश प्लेटें निकाल दी गई, जिसमें गिरफ्तारी हुई है। यह पहली बार है जब ट्रेनों के खिलाफ साजिश रचने वाला कोई पकड़ा गया है। इन दोनों मामलों में गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों मामलों में ही आरोपी रेलवे के कर्मचारी हैं। 5 जून 2023 के बाद से शुरू हुई इस तरह की घटनाओं को देखें तो कई घटनाएं सामने आती हैं। उनकी कितनी संख्या है और कितनी तादाद है, यह भी आपको बता देते हैं। 2 ट्रेनों को पलटाने की कोशिश हुई। इससे पहले अगर 2023 की बात करें, 2024 की बात करें, 21 बार अभी तक ये घटना सामने आ चुकी है, जबकि साल अभी खत्म नहीं हुआ है। सितंबर में अब तक 7 ट्रेनों के खिलाफ साजिश हो चुकी है। पिछले महीने अगस्त में 12 ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। जाहिर सी बात है, भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली ट्रेनों के साथ कोई बड़ी साजिश जरूर हो रही है, और ये बहुत गंभीर और चिंता की बात है। और इसी साजिश में सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की, जहां 18 सितंबर को सागफाटा रेलवे स्टेशन के पास आर्मी की स्पेशल ट्रेन गुजरने से पहले ट्रैक पर लगे डेटोनेटर फटे थे, जिसके बाद एटीएस, एनआईए और रेलवे के साथ साथ आर्मी भी जांच कर रही थी। इस मामले में आरपीएफ ने रेलवे के ही कर्मचारी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम साबिर है। साथ ही एक और कर्मचारी से पूछताछ की गई है और उसे नोटिस थमाया गया है।
बड़ी जद्दोजहद के बाद आरोपी साबिर बेनकाब हुआ है, इससे पूछताछ की जा रही है। आखिर इसका मकसद क्या था, ये चाहता क्या था, क्या किसी के कनेक्शन में भी था, क्या किसी से जुड़ा हुआ था? अभी तक ट्रैक पर डेटोनेटर प्लांट करने का मकसद पता नहीं चल पाया है, पूछताछ की जा रही है। दरअसल स्निफर डॉग की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ट्रैक पर गश्त करने वाले मेट के पद पर यह तैनात था। घटना वाले दिन ड्यूटी पर नहीं आया था साबिर। शराब के नशे में ट्रैक पर 10 डेटोनेटर प्लांट किए थे, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि मामले में अभी जांच जारी है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक आरोपी साबिर ने जो डेटोनेटर ट्रैक पर लगाए थे वो ट्रेन को नुकसान नहीं पहुंचाते। उनका इस्तेमाल रेलवे भी नियमित रूप से करता है, जिन्हें क्रैकर भी कहा जाता है, जो फटने पर तेज आवाज करते हैं। इनका इस्तेमाल धुंध, ट्रैक पर कोई रुकावट की जानकारी देने के लिए भी किया जाता है, जो इंजन के वाइब्रेशन से फटते हैं। मध्य रेलवे के भुसावल मंडल में नेपानगर से लेके खंडवा के बीच स्थित सातपाटा स्टेशन के पास में कुछ डिटोनेटर्स ट्रैक पे लगाने का मामला 18 तारीख को घटित हुआ है। इस घटना में जो डिटोनेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, ये रेलवे के द्वारा रेगुलर काम में इस्तेमाल किए जाने वाले डिटोनेटर्स है। इन्हें पटाखे बोला जाता है और जब ये फटते हैं तब इसकी बहुत तेज आवाज होती है, जिसके चलते चालक को आगे हुए ऑब्स्ट्रक्शन या धुंध और कोहरे के समय में किसी सिग्नल की जानकारी मिलती है। ये डिटोनेटर्स रेलवे द्वारा रेगुलरली इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे डिटोनेटर्स को वहां पे लगाया गया था। इन डिटोनेटर्स को उस वक्त पे सातपाटा स्टेशन के करीब लगाने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए इन डिटोनेटर्स के लगाने के बारे में आरपीएफ के द्वारा गहन जांच की जा रही है। इसको लगाने के लिए या इसको जिस भी व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है, उसकी पूरी तहकीकात की जा रही है और इसके लिए सभी दृष्टिकोण से आरोपी के खिलाफ डेटोनेटर चोरी के आरोप में भी केस दर्ज किया गया, क्योंकि डेटोनेटर सिर्फ स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, कीमैन, ट्रैक सुरक्षा अधिकारियों के पास ही होता है। मामले में कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला था, जिसे लेकर एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने भी अब अपना बयान दिया है। देखिए, ये जांच का विषय है। जो मामला संज्ञान में आया है उसकी जांच हो रही है, क्योंकि संवेदनशील विषय, इसकी जांच के पहले, तथ्य आने के पहले कुछ बोलना बहुत उचित नहीं होगा। ये सुनिश्चित है कि पूरी जांच रिपोर्ट जो आएगी और उसके बाद जांच में जो तथ्य आएंगे उसी के बाद कार्रवाई या उस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर जो तस्वीर सामने आई उसे लेकर हर तरफ चर्चा की जा रही है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी यूं तो सुर्खियों में उसी दिन आ गई जब केजरीवाल ने इस्तीफा देने के बाद उनके नाम का ऐलान अगले मुख्यमंत्री के तौर पर कर दिया था। लेकिन आज जब यह तस्वीर देखने को मिली तो इस तस्वीर को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हुई। खुद का मुख्यमंत्री पद का नाम घोषित किए जाने के बाद आतिशी लगातार यह कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के असली मुख्यमंत्री हैं। इसकी एक झलक भी आज उन्होंने दिखा दी जब वो मुख्यमंत्री पद का चार्ज लेने पहुंची, जहां उन्होंने उस कुर्सी पर जिस पर बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठते रहे, उस पर बैठने से इनकार कर दिया और अपने लिए उसी कुर्सी के बगल में एक दूसरी कुर्सी लगवाई और इसके बाद आतिशी ने बतौर दिल्ली की मुख्यमंत्री चार्ज लिया। हालांकि सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल होने के बाद इसे लेकर तरह तरह के कमेंट देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी भी आतिशी को लेकर बयान दे रही है, लेकिन आतिशी ने इस तस्वीर को लेकर अपना रुख साफ किया है। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह
अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। दरअसल अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर बाहर आए तो बाहर आते के साथ ही उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और यह भी कहा कि वो अपनी ईमानदारी के लिए दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और अगर दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदार मानेगी तो ही वो दोबारा सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। यानी कि दिल्ली के चुनाव में अब यह फैसला होगा कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद की कुर्सी पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली।